तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी के फादर और हारिन से दिखाया जाता है, जहाँ उसका फादर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो हारिन कहती है कि मुझे तब तक यहीं रहना होगा जब तक मेरी सारी इंटरनल चोटें ठीक नहीं हो जाती। प्लीज मुझे कुछ काम करने की परमिशन दें ताकि मैं कम से कम अपने फूड का खर्चा उठा सकूं। तो उसके फादर भी बोलते हैं हंसते हुए, वेल। तभी हमें बताया जाता है कि जियोन ने उसको अप्रूवल दे दिया है। हारिन जल्द ही स्लीपिंग ड्रैगन इन में बस गई और धीरे धीरे फैमिली का हिस्सा बन गई और वो खाना बनाती है और दूसरों को सर्व करती है और रोते रोते प्याज भी काटती है और सियोल की भी देखभाल करती है। तो उसके फादर बोल रहे होते हैं, कितनी अच्छी लेडी है ये, मैंने कभी किसी को इतना दयालु और मेहनती नहीं देखा। तो जियोंग बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा फादर। वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए सुबह जल्दी उठती है, फिर दोपहर के फूड के दौरान रेस्टोरेंट में हेल्प करती है। वो हर काम में अच्छी है क्योंकि वो मार्शल आर्ट में मास्टरी करके रखी है। तो उसके फादर कहते हैं, क्या वो सही है। तो जियोंग बोलता है कि शाम को वो स्कूल भाग जाती है और ह्यून को बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करती है। ऐसा लगता है कि ह्यून उसकी उपस्थिति का आनंद ले रही है क्योंकि अब स्कूल में काम करना आसान हो गया है। तो उसके फादर बोलते हैं, ओह अच्छा ऐसा है, वो बहुत सुंदर और मेहनती है, इससे किसी को आपत्ति होगी, मैं चाहूंगा कि वो यहीं रहे। और दूसरी तरफ वो मुस्कुरा रही होती है और स्कूल में बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा रही होती है और हमारे एमसी जियोंग भी वहीं खड़े होते हैं। जियोंग कहता है कि वो एक ग्रेट टीचर है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत मदरली है। तो हमारा एमसी कहता है कि स्टूडेंट निश्चित रूप से मेरे कठोर तरीकों की तुलना में उसके प्रति ज्यादा खुल जाते हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार पढ़ी लिखी भी है। तो जियोंग बोलता है कि सच में मार्शल आर्ट सीखने का उनका तरीका बहुत संरचित है, वो बच्चों के लिए इसे समझना आसान बना देती है। तो हमारा एमसी कहता है, मैं उसकी इस बात से सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सकता। क्या हम इस दर पर और ज्यादा स्टूडेंट को रेट नहीं दे सकते। तो जियोंग बोलता है कि अगर वो बच्चों के साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, मुझे यकीन है कि स्कूल कम से कम एक और स्टूडेंट को संभाल सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सहमत हूँ, मैंने भी इस पर विचार किया है, लेकिन ये तभी ये पॉसिबल है जब हारिन यहाँ रह सके। जब समय आएगा तो मुझे इस बारे में सोचना होगा। तो जियोंग हंसते हुए कहता है कि कम से कम तुम इस विचार को रिफ्यूज तो नहीं कर रहे हो। फादर भी उसे बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि फादर को भी उससे लगाव हो गया है, ये सरप्राइज है, पूरा फैमिली उससे प्यार करता है और उसका एक प्यारा साइड भी है। हाँ, अगर ये हारिन जैसा कोई है, मैं उससे शादी करने की इमेजिन कर सकता हूँ। देख रहे हो, हमारा एमपी शादी करने की इमेजिन कर रहा है उससे और कह रहा होता है, लेकिन सत्ता के नीचे हमेशा कुछ छिपा हो सकता है। हमारा एमसी बोलता है कि वो बहुत खुश दिख रही है मोर की तरह और बच्चों के साथ बातें कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे अपनी कोई चिंता नहीं है। तो जियोंग बोलता है कि अच्छा ऐसा है, मैंने सुना है कि उसने अपने मास्टर और मेंबर को खो दिया है जो सभी के लिए फैमिली की तरह थे और वो 1 महीने से ज्यादा समय तक उन असासिन से भागते हुए भारी कष्ट झेल रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि उसकी इंटरनल चोट मुद्दा नहीं है, उसकी असली इंटरनल चोट उसके दिल का घाव अभी भी खुला हुआ है। वो बदला लेने के लिए बारे में सोच रही होगी, वो जानती है कि वो कौन है और अब वो उनके टारगेट को समझती है। वो अपना बदला लेने के लिए तैयार है, अब उसे बस पावर की जरूरत है, मार्शल आर्ट। यही एकमात्र रीजन है कि वो स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल नहीं छोड़ सकती, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो मैं नहीं छोड़ सकती। और अपने मन में बोलता है, क्या उसे इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं उसे ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। वेल, वो शायद पहले से ही जानती है कि ये उसकी क्यूआई को ट्रेनिंग करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह है। ऐसा लगता है कि जैसे वो चुपके से मुझे उन बच्चों को टीचिंग करते हुए देखती है, सीखती है, सीखते हुए उसकी आंखों में चमक उठती है, क्योंकि उसे सीधे तौर पर मैंने नहीं पढ़ाया। वो यहाँ वहाँ से स्किल सीखती है, लेकिन अगर वो पर्याप्त रूप से प्रेरित हो तो ये निश्चित रूप से पॉसिबल है। फाइनली वो अपना बदला लेना चाहती है। मैं जानती हूँ कि वो कैसा महसूस कर रही होगी। मैंने अपने 2 टीचर को भी डेमोनिक रियलम में खो दिया। तो जियोंग बोलता है कि मैं गेस नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में निश्चित रूप से एक ऐसा समय था जब मैं बदला लेने की प्यास से भरा हुआ था। मैंने उस डेमन को फायर और धुएं से डिस्ट्रॉय कर दिया है जो अपने आप पर गर्व करता था। 10 फुट से ज्यादा लंबे डेमन प्रजाति को मार डाला और यहाँ तक कि असुर 6 मुंह वाले डेमन लॉर्ड और राज्य को सहारा देने वाले अंतिम स्तंभ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अपना बदला लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, शायद थोड़ा उत्साहित और राहत महसूस भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी मेरे 2 टीचर को वापस नहीं लाया जा सकता जो पहले ही मर चुके हैं। अभी मुझे एहसास हुआ मैंने जितना पाया उससे ज्यादा खो दिया। बदला लेने की इच्छा में अंधा हो गया। मैंने अपने दोस्तों और टीचर के खून से चीखा और रोया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि उनसे बदला लेने की प्रक्रिया में मैंने बहुत कुछ खोया है। तो जियोंग बोलता है कि लेकिन हारिन को लग सकता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, उसका मार्शल आर्ट स्कूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए बदला लेने ही एकमात्र रास्ता है। तो हमारा एमसी कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगर वो मेरी बात सुनने के बाद अपना मन बदल लेती है तो मैं उस पर बदला लेने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे जरा सा भी पछतावा हो जैसे कि मुझे हो रहा है, लेकिन बाई एनी चांस अगर वो मुझसे बात करने के बाद भी बदला लेना चाहती है तो मैं उसे स्वॉर्ड दे दूंगा। और अपने मन में कहता है, मैं उसे इतनी पावर
पावर दूंगा कि वो आकाश को भी चीर सके। ये हारिन अपनी पसंद का भाग होगा। फिर समय बीत जाता है और स्प्रिंग का अंत हो जाता है, समर भी आ जाती है। उसके फादर बोलते हैं क्या सभी लोग यहाँ आ गए? मैं समर के लिए एक स्पेशल मेन्यू जारी करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। ये बात सुन के सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और हमारे हमसे अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे फादर अनडाउटली माओमिंग प्रोविंस के सबसे महान शेफ हैं, फिर भी वो खुद को सुधारने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते हैं। वो अक्सर समर के लिए एक न्यू मेनू पेश करते हैं, लेकिन और उनसे कहता है कि आप हमेशा नया रेसिपी केवल जियोंग को ही दिए हैं, तो आप इस बार आपने हम सबको क्यों बुलाया है? तो उसके फादर बोलते हैं कि खैर इस साल स्पेशल मेनू सिर्फ एक नहीं 2 होंगे। तो ये बात सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि 2? तो उसके फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारे चमकने का समय है जियोंग। तो जियोंग भी एकदम चौंक जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ फादर। और हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि तुमने फादर की अप्रूवल प्राप्त कर लिए जियोंग। बिल्कुल, जब फादर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे और फिर से खाना बनाना शुरू कर रहे थे, मुझे यकीन है कि तुमने भी कभी अपने स्किल को निखारना बंद नहीं किया होगा। तो जियोंग बोलता है कि हाँ फादर, मैं समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो हारिन हमारे एमसी से पूछती है क्या ये कोई खास रेसिपी है? तुम्हारा फैमिली हैरान लग रहा था। तो हमारा एमसी कहता है उससे वेल, जब भी फादर हर साल एक न्यू रेसिपी पेश करते हैं, हम इसका स्वाद चखने वाले पहले पर्सन होंगे। फादर हमेशा हमें कहा करते थे कि खाने का असली मकसद खुशी है और ये लाइफ में एक नॉर्मल खुशी शेयर करने का उनका तरीका था। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उसने जियोंग के साथ ऐसा कुछ करना चुना है। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। एक बार जब वो अपने रेसिपी में मास्टर हो जाएंगे तो वो फैमिली उन्हें चखने वाला पहला पर्सन होगा। हम खाने पर भी अपना विचार शेयर करेंगे। तो हारिन बोलती है कि इससे पहले हर किसी के चेहरे की स्थिति स्पष्ट हो जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या इसलिए हालात थोड़े टेंस लग रहे थे? खैर, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मुझे स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। तो हमारे हमसे उससे कहता है कि हमारे फादर के खाना पकाने की बदौलत हमारे पूरे फैमिली के स्वाद टेस्ट बर्ड काफी अच्छी तरह विकसित होती है। मुझे यकीन है कि हर कोई अपने ऑब्जेक्टिव में बहुत असेसमेंट होगा। और जाते हुए अपने मन में कहता है क्या जियोंग सच में अपने फादर की स्किल्ड से आगे निकल जाएगा? और जियोंग भी अपने मन में कह रहा होता है कि एक बिल्कुल न्यू प्रकार की रेसिपी खाना जो हमारे सराय में पहले कभी नहीं बनाया, मैं एक ऐसा खाना बनाऊंगा जो पूरी फैमिली को पसंद आएगा। और वो काटने लगता है किचन में कुछ, और उसकी सिस्टर इन लोग कह रही होती है कि तब से वो लगातार रसोई में काम करने के लिए नींद का त्याग कर रहा है। जब तक वो सो नहीं जाता तब तक उसके दिमाग में केवल खाना पकाने की ही बात चलती रहती है। मैं तो ये भी नहीं गिन सकती कि उसने कितने खाना बनाए और उन्हें फेंक दिया। मुझे चिंता है कि वो बीमार हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि आप चिंता मत करिए, वो ठीक हो जाएगा। जियोंग अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। मैंने इसके बारे में बार बार सोचा और फाइनली इसे चुना। ड्रैगन क्रिस्टल डम्पलिंग्स। मैं फुजियान में काओजोंग के स्पेशल फल लॉगन का यूज करने का अवसर तलाश रहा था। ये फ्रूट स्वीटनेस और फ्रेशनेस है। समर को स्पेशल बनाने के लिए एक कदम सही चीजें हैं। मैं बहुत लकी हूँ। मैं हाई क्वालिटी वाले लोगन प्राप्त करने में एबल था, भले ही वो मौसम से बाहर थे। अब रेस्टोरेंट में परोसने के लिए पर्याप्त खाना मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तक हम ऐसा करने के लिए तैयार होंगे, मुझे यकीन है कि मैं और भी ज्यादा कुछ पा सकूंगा। अब मैं क्या करूँ? ड्रैगन क्रिस्टल डम्पलिंग्स आमतौर पर लोगन को कटे हुए पोर्क बेली, झींग और मशरूम के साथ मिलाकर बनाया जाता है। किसी डिश का स्वाद बेस्ट पर्सन से करने के लिए उसकी मिठास प्रमुख होनी चाहिए। क्या मुझे इसे बनाने का पारंपरिक तरीका ही अपनाना चाहिए? क्या मुझे इसे गर्मियों के लिए ज्यादा उपयुक्त बनाने के लिए स्पेशल उपचार देना चाहिए? फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वहाँ पर वून और इयोन आ जाते हैं। तो वून कहता है कि फाइनली हम लोग वापस आ गए। तो इयोन भी बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैं बहुत जल्दी यहाँ आ गई हूँ। तभी वो गेट खोल के अंदर आती है और कहती है कि हम यहाँ आ गए हैं। अभी सियोल आती है और कहती है कि अंकल आंटी आप दोनों आ गए। तो वून उसको गोद में उठा लेता है और कहता है कि वाह, तुम बहुत बड़ी हो गई हो सियोल। इयोन भी बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो सिस्टर इन लॉ आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ आ गए। तो इयोन हंसते हुए कहती है कि बहुत समय हो गया है, आप कैसी हो? मेरे ब्रदर की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे यकीन है कि उस पर बहुत दबाव होगा। तो सिस्टर इन लॉ कहती है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है, इसलिए उसकी नींद उड़ गई है। तो इयोन बोलती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती। तभी वहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं और उसके फादर कहती है कि कम ऑन गाइस, आओ बैठो। तो वो लोग भी बोलते हैं कि फादर। और दूसरी तरफ जियोंग किचन में खाना बना रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि फाइनली आज वो दिन है जब मैं स्पेशल समर मेन्यू को प्रेजेंट करूंगा। तभी किचन पे जियोंग बाहर आता है और कहता है कि ओ, तुम लोग आ गए। तो इयोन कहती है कि मैंने सुना है तुम और फादर खाना बनाने का काम कर रहे हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम इस पर कितनी मेहनत कर रहे हो। तो जियोंग उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो इयोन? मैं होप करता हूँ कि हर वापसी की जर्नी बहुत डिफिकल्ट नहीं रही होगी। वून भी कहता है कि मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, हमें अब दोपहर का खाना तैयार करना है, पहले सामान खोलो। चलो रात के खाने के बाद फिर मिलते हैं। इयोन ऊन से कहती है तो फिर क्या हम सामान खोलने के बाद ह्यून से मिलने चले? फिर वो दोनों ह्यून
ईयोन के पास आ जाता है, यानी कि हमारी एमसी के पास। तो हमारा एमसी कहता है, ओ तुम लोग वापस आ गए, बहुत समय हो गया है। वो उन कहता है, क्या हम आपकी क्लास में इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं मॉर्निंग की एक्टिविटी समाप्त करने वाला था, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। तो ईयोन कहती है कि मैं उनके क्यूआई लेवल को समझ सकती हूँ, वो अमेजिंग है। फिर वो लोग रूम के अंदर बैठ जाते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट बहुत डेवलप हो चुकी है, मुझे यकीन है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ तुमको टॉप लेवल का माना जाता है। तुम अभी अल्टीमेट पीक पर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे स्किल्ड काफी एडवांस हैं। तो ईयोन कहती है, ये सब आपके कारण है ब्रदर, और मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। तभी वो अपने हाथ को आगे करती है। तो हमारा एमसी कहता है, वो क्या है? तुम्हारे कप पर ये क्या निशान है? तो वो बताती है कि इसे साउथर्न सी 30 स्वॉर्ड कहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि साउथर्न सी 30 स्वॉर्ड ये क्या है? तो वो बताती है, वेव हमारे साउथर्न सी गिल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी मार्शल आर्ट और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये सम्मान का प्रतीक है जो केवल गिल्ड के अंदर हायर मास्टर को दिया जाता है। ये शाओलिन मंदिर के 18 मॉन्ग में से एक होने या माउंट हुआ सेक्ट के प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैनशिप में से एक होने का सामान है। हम वॉरियर जो खुद सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ क्या ये सही है, 36 स्वॉर्ड के लेवल तक पहुंच गई हो, कांग्रेचुलेशन। तो वो बोलती है मुंह बनाते हुए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैंने यह काम बहुत पहले ही कर लिया था। और वो चिढ़ जाती है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सच में मार्शल आर्ट की दुनिया में शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये चीजें क्या दर्शाती है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा। ऊन भी बोलता है कि मैंने सुना है कि साउथर्न सी 36 स्वॉर्ड में से टॉप 5 वॉरियर साउथर्न सी की 5 लहरें कहलाती हैं। मुझे लगता है कि वो यही कहना चाह रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ तो तुम 5 वेव पार्ट की हिस्सा हो। तो ईयोन कहती है, क्या ये सही नहीं है? तो हमारा एमसी कहता है कि कमाल है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है ईयोन। और हमारे एमसी के पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। वून बोलता है, 5 तरंगों में से एक होना हेड और एल्डर के अलावा पूरे सेट में सबसे टॉप मार्शल आर्टिस्ट में से एक होने से अलग नहीं है। आमतौर पर इन पदों को 30 साल की आयु वाले प्रथम, पहले और दूसरे पीढ़ी डिसाइपल द्वारा भरा जाता है। लेकिन ईयोन ने सबको चौंका दिया जब उसने मात्र 20 साल की उम्र में ये सब हासिल कर ली। तो हमारा एमसी कहता है कि बहुत बढ़िया ईयोन, ग्रेट टैलेंट और टीचिंग के साथ भी अब तुमने खुद के प्रयास के बिना इसे प्राप्त करना इम्पॉसिबल होता। तुम्हारा पैशन और कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण तुम ये हासिल कर पाई। वोन कहता है कि मुझे भी आपको कुछ बताना है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ बताओ। और हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हारी इंटरनल पावर टेक्निक में बहुत सुधार हुआ है। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे वैग्रेंट स्टाफ से ट्रेनिंग करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कंफाउंडिंग हेवन, डिसेंडिंग ड्रैगन, डिवाइन टेक्निक सीखी और 18 सबडोइंग ड्रैगन पाम्स केवल वैग्रेंट गिल्ड के मेन डिसाइपल को सिखाया जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये तो अच्छी खबर है। तो वो बोलता है, मुझे ट्रेन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ब्रदर। चाहे आपका स्किल कितना भी महान क्यों ना हो, किसी सेक्ट के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट टेक्निकों को किसी बाहरी पर्सन को सौंपना अत्यंत वैल्यूएबल है। तो हमारा एमसी कहता है कि वैग्रेंट गिल्ड तुमको बहुत पसंद करता होगा। और अपने मन में कहता है कि फादर की अप्रूवल के साथ जियोंग अपना खुद का रेसिपी विकसित कर रहा है। वोन और इयोन दोनों ने अपने मार्शल आर्ट स्किल में काफी प्रोग्रेस की है और उन्हें अपने अपने सेक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। मेरा पूरा फैमिली पहले से बहुत ज्यादा खुश है। फिर बाहर से आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं चाय लेकर आई हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ अंदर आ सकते हो। तो वो लोग भी पीछे देखते हैं। तभी वहाँ हारिन चाय लेके आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई बहन यहाँ आए हैं। ये देख के तो दोनों चौंक जाते हैं। हमारे एमसी से पूछती है, आखिर ये कौन है? तो हमारा एमसी बताता है कि इसका नाम लेडी हैरून है। कुछ समय पहले मैंने उसे एक पहाड़ पर बेहोश की हालत में पाया था। वो रेस्टोरेंट में फादर की मदद करती है और शाम को बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल में भी हेल्प करती है। हारिन कहती है, अब सबसे मिलकर मुझे खुशी हुई। और दूसरी तरफ ओवन इयोन को देखता है और कहता है कि इयोन का चेहरा थोड़ा सा घूम गया है। हमारा एमसी कहता है कि ये यूनमा है, मेरा छोटा भाई है। तो उसको ग्रीट करता है वून और कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं वून हूँ। तो हारिन बोलती है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम हारिन है, इयोन मेरी बहुत मदद कर रहा है। हमारा एमसी कहता है कि इसका नाम इयोन है, ये मेरी छोटी बहन है। लेकिन हमें दिखाया था कि इयोन कुछ जवाब नहीं देती है। और हमारा एमसी कहता है हंसते हुए, उसे क्या हो गया है? ये सभी लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए होते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है कि इस बार वो किस तरह का खाना बनाएगा। ये समर के लिए एक स्पेशल मेनू माना जाता है, लेकिन ये एक ठंडा और ताजा खाना होने की जरूरत नहीं है। सिस्टर इन लोग कहती है कि ये तो सच है, कभी कभी गर्म और मसालेदार खाना आपको गर्मी से लड़ने में हेल्प कर सकता है। सियोल बोलती है कि मुझे भूख लगी है मदर, वो कब तैयार होगा? वो लगभग समाप्त हो चुका होगा, स्मेल बढ़ती जा रही है। तभी वहाँ पर फादर आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपको इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करिएगा। और जियोंग और फादर दोनों खड़े होते हैं और वो लोग कहते हैं कि खाना तैयार है। तभी वहाँ पर टेस्टी डम्पलिंग रख दिया जाता है और वो लोग देख के खुश हो जाते हैं। और उसके फादर कह रहे होते हैं कि इसे कहते हैं ड्रैगन क्रिस्टल डम्पलिंग। और वहाँ की स्मेल तो उन लोग के नाकों में घुस रही होती है। और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारा फूड सुंदर लग रहा है, ये तो आर्ट है, इसमें एक स्वीट अरोमा एक्सेलेंट है।
इयोन स्मेल लेते हुए एकदम मदहोश हो जाती है और अपने मन में कह रही होती है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती कि हमारी सेंस सिर्फ कुछ पकौड़ों से इतनी उत्तेजित हो सकती है। जियोंग बोलता है कि मैंने रेसिपी में थोड़ा बदलाव करने के बारे में सोचा था ताकि इसे समर के लिए स्पेशल बनाया जा सके, लेकिन कुछ तरकीबें दिखाने की कोशिश करने के बजाय मैंने पकवान का असली स्वाद बरकरार रखने का फैसला किया। तो उसके फादर कहते हैं कि ये तो अच्छा डिसीजन था। लोगन का स्वाद और पकवान के स्वाद पहले से ही एकदम सही संयोजन है। तुमने सामग्री के बीच अच्छा बैलेंस बनाए रखा है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हमारा एमसी भी और बाकी सभी लोग खा रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि हर कोई ध्यान से जियोंग के पकौड़े खा रहा है, हर कोई इसे खाने का स्वाद और अनुभव से संतुष्ट दिखता है। इयोन कहती है कि ये तो सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आई ये तो। और हमारा एमसी कह रहा होता है सभी ने जियोंग के ड्रैगन क्रिस्टल डम्पलिंग को अप्रिशिएट किया। और हमारा एमसी भी कहता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, कोई भी पर्सन ज्ञान के वृद्धि कर सकता है। इनफैक्ट मार्शल आर्ट में ज्यादा स्किल बनने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है, लेकिन रातों रात बेहतर रसोइया बनने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैंने उसकी छिपी हुई प्रतिभा को समझने और उसे अवेकिन करने की उसकी क्षमता को खोलने के लिए एक स्पेल का यूज किया था, लेकिन मेरी हेल्प से भी उसकी ग्रोथ अभी भी अमेजिंग है। जबकि उनके भाई बहन उनकी मार्शल आर्ट स्किल को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे, जियोंग ने अगले लेवल तक पहुंचने के लिए चुपचाप और लगन से अपनी पढ़ाई पर काम किया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है जियोंग। और उसके फादर भी खाते हुए कहते हैं कि ओ ये तो कैंडी फल के टुकड़े हैं, ये पकवान की मिठास को बढ़ाने और उसे एक ताजा बनावट देने का कितना रिफ्रेशिंग टेक्सचर, बहुत बढ़िया जियोंग। तो जियोंग बोलता है कि फादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपने मन में कहता है कि ये तो पहली बार है मेरे फादर ने कुकिंग स्किल को एक्नॉलेज किया है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि एक फादर का सरल प्रोत्साहन उसके बेटे को कोई वर्षों तक आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। वो हर किसी के सामने रोने से बचने की बहुत कोशिश कर रहा है, मुझे यकीन है कि उनकी एप्रिसिएशन तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। उसके फादर कहते हैं लेकिन मुझे डर है कि आपने कुछ ज्यादा ही कोशिश कर ली है। लोग शायद पहले तो इस बात से प्रभावित होंगे ये कितना मीठा है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि वो इसका स्वाद लेकर ऊब जाएं। आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तो जियोंग बोलता है कि हाँ फादर मैं समझता हूँ और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा था कि ये रेसिपी बिल्कुल सही था, लेकिन सामग्री के बीच सही संतुलन पाना ही जश्न मनाने का पर्याप्त रीजन है, उपलब्धि है। हमारा एमसी कहता है कि भी जरूरी बात है। फादर ने जियोंग के हुनर की तारीफ की, मुझे यकीन है कि वो सेटिस्फाइड हो गए। फिर फादर कहता है कि तो मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है, तुम लोग चाय पियो और थोड़ा इंतजार करो। जियोंग चाय लेकर आता है और सभी लोग कहते हैं कि हाँ फादर ठीक है। और हमारा एमसी कह रहा होता है जब हम फादर के पकवान का इंतजार कर रहे थे तो हर कोई उत्सुक दिख रहा था और फादर लेके आ रहे होते हैं तो वहाँ का स्मेल भी आ रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि उस मीठी और स्वादिष्ट सुगंध को सूंघो, क्या ये स्टू है, इसकी खुशबू ही मोहक है। और फादर कुछ लेके आते हैं जिससे बहुत स्मेल आ रही होती है, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही होती है। ये देख के तो लोग एकदम दीवाने हो जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है, मैं एक साथ कई अलग अलग प्रकार की अच्छी स्मेल सूंघ सकता हूँ, मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ये क्या है। मैं बता सकता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का मांस है, लेकिन उसके फादर वो हटा देते हैं जिससे बहुत सारी स्मेल आता है, एक डिलीशियस फूड होता है। और उसके फादर बताता है ये इसको कहते हैं सॉफ्ट सेल टर्टल एंड चिकन। तो हमारे एमसी के मुंह में पानी आने लगता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इसे तो लंगफंग सूप कहते हैं। जियोंग बोलता है कि जियाओ का फेमस रेसिपी। तो हारिन कहती है कि जियाओ से क्या इसके पीछे कोई कहानी है। तो उसके फादर बोलते हैं कि चूहान कॉन्टेस्टेंट के दौरान जियांग ऊ, जिसे वेस्टर्न चू का अधिपति राजा माना जाता था, लिu बांग के रणनीति हमले के बाद अलग थलग पड़ गया। लंगफंग सूप, जिसे ड्रैगन फिनिक्स सूप के नाम से भी जाना जाता है, उसने जियोंग ऊ के परेशान दिल को ट्रबल कर दी। इयोन बताती है कि ये रेसिपी योंगमान राजा की पत्नी कॉन्सोर्ट यून द्वारा बनाया गया है ना। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, तो फिर चलो इसका टेस्ट लेते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं पहले इसे टेस्ट करूंगा और हमारा एमसी अपने मुंह में रखते हुए अपने मन में कहता है अमेजिंग, मैंने पहले कभी इतना अच्छी तरह से पका हुआ सॉफ्ट सेल कचुआ नहीं खाया था। सभी लोग कहते हैं कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सभी लोग टूट पड़ते हैं खाने पे और जैसे ही खाते हैं सब लोग मदहोश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है। जियोंग जैसे ही खाता है अपने मन में कहता है कि ये बहुत नरम है, फिर भी ये मुंह में गांठ या टूटता नहीं है। इसके अलावा 2 प्रकार का मांस है, लेकिन इसमें इस तरह की विभिन्न प्रकार की सुगंध कैसे हो सकती है। फादर, इसे निश्चित रूप से आपका काम कहा जाना उचित है। मैं इसमें कुछ भी जोड़ने के लिए शब्द नहीं सोच सकता। सच में कोई भी शब्द इस स्वाद का पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हमारा एमसी कहता है ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा खाना है। लोग कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि फादर की कला हर साल बेहतर होती जा रही है। कुछ मायनों में फादर को क्रूरता से प्रेरित किया जा सकता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि 10 साल पहले मेरे लापता होने के बाद से आज पहली बार मेरा पूरा फैमिली एक साथ आया है। मैं और क्या मांग सकता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बच्चे आपस में डुएल कर रहे होते हैं और
हमारा एमसी कह रहा होता है अब तक अधिकांश बच्चों ने फर्स्ट टीचिंग का पहला भाग पूरा कर लिया है और दूसरा पार्ट शुरू कर दिया है। तुमने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की बदौलत उन्होंने अपनी अवेकनिंग का विकास लगभग पूरा कर लिया है। कितना अमेजिंग ग्रोथ है। हारिन बहुत बड़ी मदद कर रही है। बच्चे उसके आसपास होने से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में हेल्प मिलती है। वो डेफिनेटली मेरे मुकाबले उसके साथ ज्यादा खुलते हैं क्योंकि मैं सख्त हूँ। और बच्चों से कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि अब मैं अगले स्टेप पर जा सकता हूँ। तभी एक सर्कल बनाता है जैसे डुअल सर्कल होता है और हमारा एमसी बच्चों से कहता है कि आज हम ट्रेनिंग का दूसरा भाग शुरू करेंगे। मैं लेडी गू के साथ डेमो करूंगा। हारिन कहती है कि क्या, और अपने मन में कहती है कि फाइनली उससे मुकाबला करने का मेरा मौका आ ही गया है। और हमारा एमसी कहता है कि प्लीज सर्कल के अंदर आ जाओ, और वो भी सर्कल के अंदर आ जाती है। और बच्चे कह रहे होते हैं कि हमारे टीचर के बीच एक मुकाबला, ये कितना एक्साइटिंग है। हारिन अपने मन में कह रही होती है कि ये कोई मजाक नहीं है, और हमारे एमसी के बॉडी से QI फ्लो देख रही होती है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि सर्कल के अंदर रहने से आपकी स्पीड की सीमा लिमिट हो जाती है। इसके अंदर ज्यादा स्थान सुरक्षित करने के लिए पहले एक मेंटल फाइट होनी ही है। ट्रेनिंग की शुरुआत फाइट के एक अमूर्त रूप से होती है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो छड़ी से लड़ने की आदी नहीं है, इसलिए वो शायद जोर से वॉर नहीं कर पाएगी, लेकिन बच्चों के लिए एक नॉर्मल डेमो दिखाना मुश्किल नहीं होगा। तो हमारा एमसी कहता है ये उतना आसान नहीं होगा जितना कि अब तक तुमने ट्रेनिंग लिया है। तेज स्पीड से चलने पर चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग पढ़ना और लिखना सीखने से अलग है। अगर तुम नहीं चाहते हो, तुमको इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस डेमो को देखने के बाद भी मार्शल आर्ट कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो, तुम कभी भी आ सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। और चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं या तुमको बाहर नहीं निकालूंगा। मैं तुमको सिर्फ ये बताऊंगा कि इससे इसके स्थान पर तुम और क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या तुम लोग समझ रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ मास्टर। तो चलो फिर हम लोग स्पेयर को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ वो अपने मन में कह रही होती है कि मुझे कोई भी चाल चलने की जगह नहीं दिखती है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो बच्चों के सामने सच में ऐसा करने के बारे में सोच रही है। हारिन, अगर तुम इसे बहुत सीरियसली लोगे तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। चलो बच्चों को लेवल से मेल खाते हैं। और वो अपने मन में कह रही होती है कि वो मुझे दिख रहा है कि कहाँ वार करना है। मैं सिल्वर वाटर टेक्निक का यूज करने के बारे में सोच रही थी। बस आराम करो और मुझे इसका ख्याल रखने दो। और हमारे एमसी पे तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जैसा ही अटैक करती है तो हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है। फिर से वो अटैक करती है तो हमारा एमसी अपने स्टिक से उसको रोक देता है। वो बार बार अटैक करती है तो हमारा एमसी बार बार उसको रोकता है और अपना मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम आगे बढ़ रही हो। और हमें बताया जाता है कि हम दोनों ही टॉप लेवल के मास्टर हैं। मैं एक डेमो दिखाने के बाद समझ जाऊंगा ताकि बच्चे समझ सके। और वो अपने मन में कह रही होती है कि मैंने अभी क्या किया, ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा बॉडी अपने आप हिल रहा हो। और वो बहुत थक जाती है और हाफ रही होती है। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे यकीन है कि हमें देखकर पहले ही सीख लिया है, लेकिन रूल सिंपल है, तुमको पूरे मैच के दौरान सर्कल के अंदर रहना होगा, ये एकमात्र नियम है। कोई क्वेश्चन? तो वो लोग बोलते हैं कि टीचर मैं, मुझे करना है ये। और अपना मन में कहता है कि डेमो के निश्चित रूप से उनकी रुचि जगा दी, उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठती है। और दूसरी तरफ हारिन अपने मन में कहती है कि उनका जुनून देखकर अपनी खुशी नहीं छिपा सके। और हमारा एमसी कहता है ये अटैक की सीमा पर महारत हासिल करने का दूसरा स्टेप है। जैसे कि नाम से पता चलता है, लिमिटेशन स्प्रिंग में अपोनेंट को उनके लड़ने के स्थान को सीमित करके उनकी सीमा की भावना को यूज करने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। जैसे ही तुम सर्कल के अंदर इंटर करोगे, मैच शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एक फियर्स मेंटल वॉर होता है, जिससे ये तय होता है कि पहले वार कौन करेगा। तुम्हारा अपोनेंट जानबूझकर तुमको किसी खास तरीके से हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके बदले में तुमको कुछ झटके भी झेलने पड़ सकते हैं। सीमा भेदन का मतलब है अपने अपोनेंट के इरादे को समझना। लड़ाई का नतीजा जगह के यूज पर निर्भर करता है। बेशक शुरुआत में ये अजीब लगेगा, तुम अपने अपोनेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान करने से हमला करने का अवसर खो सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम इस प्रकार के फाइट को आदी होते जाओगे और अपने सीमाओं को पार कर जाते हो, तुम अटैक की सीमा में मास्टर हो जाओगे। फिर उसे आवाज आती है कि ह्यून। तो हमारा एमसी कहता है कि ईयोन, मुझे नहीं पता था तुम लंच टाइम में यहाँ आओगी। और हमारा एमसी उससे कहता है तुमने कुछ दिनों से मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, आखिर क्या हुआ है। और अपना मन में कहता है वो मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रही है। तो हमारे एमसी से कहती है कि हारिन के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। तो वो बोलती है कि रोमांटिक नहीं है ना। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या, बिल्कुल नहीं। तो वो बोलती है कि झूठे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं ऐसे किसी बात पर झूठ क्यों बोलूंगा। हारिन यहाँ हमारे फैमिली की मदद कर रही है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन तो इयोन कहती है कि तो क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है इसलिए। और उससे कहता है तुमने क्या सुना, अचानक ये बात क्यों उठाई तुमने। तो वो बोलती है कि फादर उसे ऐसे पसंद करते हैं जैसे वो उनकी डॉटर इन लॉ हो, और ऐसा लगता है कि मेरे अलावा हर किसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको इस पर बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो चिढ़ते हुए कहती है कि लेडी गोंग जल्दी यहाँ आने वाली है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब सियोहा गोंग से है,
इसका हारिन से क्या लेना देना है? रुको, तुम्हारे इतने डिसअप्रूविंग का होने का रीजन ये है। तो बोलती है कि मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम बहुत दूर जा रही हो इयोन, तुम पूरी तरह से गलत हो। मैंने सियोहा गोंग के साथ केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया है। तो बोलती है कि सिर्फ हमारे एमसी का पसीना छूट जाता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुमको ये विचार कैसे आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने लेडी गोंग से शादी कर ली है। तो वो बोलती है कि लेकिन वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग था। तो हमारा एमसी कहता है क्या मुझसे? तो वो बोलती है कि हाँ तुमसे। तो हमारा एमसी का पसीना एकदम छूट जाता है, मुंह बन जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने शायद इसलिए ध्यान दिया क्योंकि मैं बहुत अनऑर्डिनरी हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो कैसा महसूस कर रही होगी। और वो सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है और कहती है कि वो अभी गुस्से में है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी का एकदम हालत खराब होता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो गया, और अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं किसी तरह एक लव ट्रायंगल में शामिल हो गया हूँ। और दूसरी तरफ गोंग आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा भाई कैसा है? तो वो बोलती है कि वो ठीक है, वो अभी पढ़ा रहा है, इसलिए हम उसे देखने स्कूल जा सकते हैं। क्या तुम नमस्ते कहना चाहोगी? मुझे यकीन है कि वो तुमको देखकर खुश होगा। तो अपने मन में कहती है कि फाइनली। फिर वो दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं और पीछे से इयोन कहती है कि हियोन। तो हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है कि लेडी गोंग, इयोन वो लड़की वो लगातार परेशान पैदा करती रहती है। तो इयोन अपने सिस्टर से कहती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, यही उन्होंने कहा था। और दूसरी तरफ लेडी गोंग हमारे एमसी को देखती है, इयोन उसको तरफ देखती है और अपने मन में कहती है कि वो मुश्किल से ही मेरी बात सुन रही है, वो पूरी तरह से मेरे भाई पर ध्यान दे रही है। ऐसा लगता है जैसे उसने ठान लिया है कि वो उससे मिलने का एक भी पल नहीं चूकेगी। वो उसमें इतनी खोई हुई है कि वो मेरी बात भी नहीं सुन पा रही है। उसकी सुंदरता पूरे वर्ल्ड में अमेजिंग है, उसे किसी और में क्या इंटरेस्टिंग होगी, देखो वो कितनी खूबसूरत है। और चिढ़ते हुए कहती है कि ये सब उस लड़की की वजह से है जो उसके चारों ओर अपनी वो चिल्लाती रहती थी। तभी वहाँ पीछे हारिन आती है और कहती है कि तुम दरवाजे के सामने क्यों खड़ी हो? अच्छा कोई गेस्ट आए हैं क्या? और अपने मन में इयोन कहती है कि शैतान की बात क्यों, शैतान आ गई। तो इयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम जरूर कहीं बाहर गई होगी, मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन कराती हूँ, हमें एक ही मास्टर ने ट्रेनिंग दी थी। तो हारिन उसके सामने ग्रेड करती है और कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हारिन गो हूँ। तो गोंग अपने मन में सोचती है कि हारिन गो, इतनी कम एज में किसी ने इतना अच्छा कुछ कैसे प्राप्त कर लिया, वो मार्शल आर्ट के टॉप पर पहुंच रही होगी, कितना मिस्टीरियस है ये। तो बोलती है कि मेरा नाम सियोहा गोंग है। तो लेडी गोंग हारिन से पूछती है क्या मैं तुम्हारी एज पूछ सकती हूँ? तो हारिन बताती है कि मैं 25 साल की हूँ। तो इयोन कहती है कि लेडी गोंग तो ओल्डर है तुमसे। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और अपने मन में कहती है कि मेरी बड़ी बहन, बेहतर होगा कि तुम कुछ सम्मान दिखाओ इसे। फिर हमारा एमसी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग पहले ही मिल चुके हो। तो इयोन कहती है कि हियोन। फिर हमारा एमसी भी ग्रेट करता है लेडी गोंग और कहता है कि काफी समय हो गया लेडी गोंग। तो वो भी बोलती है कि हाँ ऐसा हुआ है, क्या तुम ठीक हो? और इयोन अपने मन में कह रही होती है कि बहुत बढ़िया सीनियर सिस्टर। और हमारे एमसी को बस वो देखी जा रही होती है और इयोन अपने मन में कह रही होती है कि बहुत प्यारी हूँ, वाली नजर उसकी आंखों में देखते रहो। मुझे यकीन है कि मेरे कठोर और बेकार भाई का दिल भी उस आकर्षक हमले के बाद धड़क उठेगा। लेकिन थोड़ी देर वैसे बीत जाती है। इयोन कहती है कि रुको मत, बातचीत जारी रखो और आगे बढ़ो, कितना बेकार है ये, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यही हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इयोन मैं तुम्हें अपने हाथ की तरह पकड़ सकता हूँ, लेकिन जब दिल नहीं मिलते तो शब्दों का एक्सचेंज करना डिफिकल्ट होता है और वहाँ ऑकवर्ड मूवमेंट बन जाता है। तो हमारा एमसी हारिन से कहता है कि हारिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हारिन कहती है कि आपने पहले दोपहर का खाना नहीं खाया क्योंकि आप अपना लेसन तैयार करने में बिजी थे। तो हमारे एमसी कहता है कि हाँ मैं भूल गया कि मैंने खाना नहीं खाया है, अब जब तुमने इसका जिक्र किया तो मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो हारिन कहती है कि तो मैंने डाइनिंग हॉल में आपके लिए कुछ खाना तैयार किया है, मैं जाकर खाना खाना चाहिए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि सच में तुम्हारा शुक्रिया। तो इयोन बस चिढ़ रही होती है पीछे और हमारा एमसी गोंग से कहता है कि लेडी गोंग अगर आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है तो आप हमारे साथ चलिए खाइए। और दूसरी तरफ इयोन चिढ़ रही होती है और कहती है कि वो अपने आप को क्या समझती है, उसे उसकी क्या परवाह है कि मेरे भाई ने खाना खाया या नहीं। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं और इयोन अपने मन में कह रही होती है कि हमें डेफिनेटली एक झटका लगा है, ये वैसा ही नहीं है जैसे एक पत्नी या सुनिश्चित करती है कि उसके पति ने खाना खाया या नहीं। लेडी गोंग भी थोड़ा हैरान दिख रही है और पीछे किचन से उसके फादर और जियोंग देख रहे होते हैं। तो उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हियोन ठीक हो जाएगा? वो दो बहुत हीट अप वुमेन के बीच फंस गया है। जियोंग बोलता है कि मुझे लगता है कि ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा संकट है। लेडी गोंग अपने मन में कह रही होती है खाना को देख के, उसने ये सब कैसे बनाया, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी खाना भी बनाती है। इयोन अपने मन में कह रही होती है कि लेडी गोंग क्या तुम अभी भी लाल टपका रही हो? मैं जानती हूँ कि तुमको खाना कितना पसंद है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। लकीली यहाँ हर किसी के लिए बहुत कुछ है। तो हारिन कहती है कि भोग करते
बोलती हूँ कि आपको खाने में मजा आएगा, तभी हमारा एमसी एक बाइट लेता है और कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। लेडी गोंग भी बोलती है कि ये बहुत बढ़िया है, तुम एक अद्भुत रसोइया हो। तो हारिन कहती है कि शुक्रिया, मैं यहाँ बहुत कुछ सीख रही हूँ। और इयोन चिढ़ रही होती है और कहती है कि वो अपना मुंह भरने में बिजी है। तभी वहाँ पर सिर्फ एक ही खाना बचा होता है और हमारा एमसी लेडी गोंग से कहता है कि तुम इसे प्राप्त कर सकती हो लेडी गोंग, मैं हमेशा ये खाना खा सकता हूँ। तो लेडी गोंग हंसते हुए कहती है कि हम शेयर क्यों नहीं करते हैं, तो वो 2 भाग कर देती है उसको। और दूसरी तरफ इयोन अपने मन में क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया स्टेप, तुमने बहुत अच्छा मूव किया है। हारिन हैरान दिख रही है और मैं उसके चेहरे को ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्या वो पागल है या वो फ्रस्ट्रेटेड है। अरे रुको, ये आंखें बहुत खतरनाक है, वो डेफिनेटली मेरे भाई के लिए फीलिंग रखती है। अगर यहाँ चीजें इसी तरह चलती रही, हो सकता है कि वो बिना जाने ही उससे पूरी तरह प्यार करने लगेगी और तब तक मेरे बेकार भाई को भी इस बात का यकीन हो जाएगा। नहीं, तब तक लेडी गोंग के लिए इसका दिल जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इससे इतनी दूर हो जाएगी, वो अक्सर उससे मिल नहीं पाएगी। चांसेस ये है कि मेरे पास अपने भाई को हारिन को सौंपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब मैं केवल इस बात पर भरोसा कर सकती हूँ कि वो अभी भी हिचकिचा रही है, लेकिन क्यों? यहाँ ये अजीब माहौल क्या है, ये टेंस क्या है? किसी भी चीज से ज्यादा लेडी गोंग हारिन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। शुरुआत में वो केवल आधी अधूरी क्यूरियोसिटी थी, फिर से जब भी मैं उसके साथ होती हूँ ऐसा ही होता है, कहीं से भी मिस्टीरियस चीजें हट जाती है और मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती। मैं बस उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकती। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।